Good morning, everyone. So, practice assignment questions. हार्ड थे। 100 जीएसएम का पेपर है ना, ये 100 जीएसएम का पेपर है ना, पेपर 100 जीएसएम का है, हार्ड इसलिए होता है जी। एएस वाला पेपर देखो सॉफ्ट है, हैं? आज यस पे टेंशन। सो question 1, Messrs Omega is a departmental store having 3 departments XYZ. Information of 3 departments are given below. Opening stock, purchase, debtors, sales, closing stock, value of furniture in each department, floor space, number of employees, electricity consumed by each department. तो सही पूछो तो ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये कॉस्टिंग ओवरहेड्स वाला चैप्टर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कितना आराम हो गया आप लोगों के। बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स, ये सब कॉमन खर्चे दिए में क्वेश्चन ने कहा है बस सबको बांट दो। हाँ जी, तो सबको बांट बटा के हाँ एक्स वाई जेड। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट बताओ भाई। 50, हाँ और नेट प्रॉफिट 29। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट्स? हाँ, नहीं मिल रहा है? मिल गया है? हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इक्वली बांट दिए यूँ, कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो ऐसा, और नॉर्मली क्या रेशियो रहना चाहिए? सेल्स। भाई प्री पोस्ट वाला चैप्टर भी तो किया है ना अपन ने, ठीक है। हाँ, उस और कुछ अलग है? बस यही अलग किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, वेजेस तो सब डिपार्टमेंट वाइज दे रखी है, फिर कुछ कॉमन खर्चे दे रखे हैं, और अगले पेज पे आपको दिया है कि रेंट, लाइटिंग, हीटिंग को फैक्ट्री और ऑफिस में 3:2 में बांटना है। फैक्ट्री का मतलब ट्रेडिंग, ऑफिस का मतलब P&L। उसके बाद रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी, डिप्रिसिएशन ए और बी में 2:1 में बांटना है। तो इस मतलब रेंट को पहले तो फैक्ट्री और ऑफिस में बांटोगे, फिर फैक्ट्री वाले को वापस से ए और बी में, फिर ऑफिस वाले को भी वापस से ए और बी में। ओके। अदर एक्सपेंसेस इनकम टू बी अपॉर्शन्ड ऑन अ सूटेबल बेसिस। बाकी के आप लोग अपने हिसाब से देख लो। एडजस्टमेंट्स ये करने हैं, रेंट प्रीपेड, लाइटिंग आउटस्टैंडिंग, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में कॉमन खर्चे क्या क्या है भाई? रेंट वो तो बेसिस दिया हुआ है, सैलरी का भी दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, हाँ डिस्काउंट किसको अलाउ करते हो आप? डेटर्स को, यानी कि सेल्स से रिलेटेड सेल्स रेशियो। डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज का रेशियो। एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, परचेज। हाँ, बाकी तो अब डिप्रिसिएशन आ ही जाएगा, बस और तो कुछ खर्चे हैं नहीं। तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, बोलो भाई जीपी कितना आया? 1710। नेट प्रॉफिट सही है 1603। हाँ भाई, और कोई आंसर किसी के मिल रहा है? चलो हाँ, कुछ मत हो ना, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मतलब फिर भी अभी आ जाए तो अलग बात है, किस्मत है आपकी। हाँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस असाइनमेंट का, वो स्टडी मटेरियल में भी है, मतलब इंस्टीट्यूट हो सकता है इतना आसान क्वेश्चन पूछ भी ले। ओके। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए। मैसर GBT carried on business as drapers and tailors in Jaipur. They are in charge of department XYZ respectively. Partners are entitled to a remuneration
क्या हुआ, कुछ बोलो भाई, आवाज़ बहुत आ रही है। हाँ बोलो, पर्सनल बात नहीं हूँ तो। So partners are entitled to a remuneration equal to 50% of profits without taking remuneration into consideration, मतलब वो before charging वाला, of the respective departments of which they are in charge। तो 3 पार्टनर है G, B और T, और डिपार्टमेंट उनका X, Y, Z रिस्पेक्टिवली। मतलब G किसका इंचार्ज हो गया, X का, B किसका हो गया, Y का, T किसका हो गया, Z का। तो इनके डिपार्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% तो उनको रेमुनरेशन देना है। And the balance profits to be distributed in 5:3:2. Following are the balances of revenue items: opening stock XYZ, purchase XYZ, closing stock XYZ, salary, advertisement, rent, discount allowed, received, sundry expense, depreciation, sales XYZ. Prepare departmental accounts for each of the 3 departments in columnar form. Show the distribution of profits. Point A, goods with a transfer price of 21,400 and 1,200 were transferred from X and Y respectively to Z। तो X और Y की तो सेल्स में, Z की परचेज में। इंटरडिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स वर मेड एट 125% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 125% सेलिंग प्राइस था, मतलब कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, तो सेल्स का कितना हो गया भाई, 20%। Various items are apportioned in 3 departments in following ratio: rent, salary, depreciation, discount. All other expenses on the basis of sales। हाँ, सेल्स कौन सी वाली लेनी है, एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन ने कह दिया है सेल्स में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र इंक्लूड नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ Z does not include any goods from other departments, but closing stock includes 17,100 valued at interdepartmental transfer price। अच्छा, X और Y Z को माल बेच रहे हैं, तो Z बायर हो गया, परचेज़र हो गया, तो Z के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 17,100 कौन सा गुड्स है, जो X और Y से आया था। आप कहीं अलग अलग तो बताया ही नहीं, X का कितना, Y का कितना, आप क्या करना है, दोनों का जीपी रेट तो क्या है, सेम ही है। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए X 25% जोड़ के देता है, Y 30% जोड़ के देता है, तब तो आपको स्टॉक भी अलग अलग चाहिएगा। तो यहाँ पे वो ज़रूरत तो है नहीं, तो हो गया होगा ये भी। हाँ जी, ट्रांसफ़र वाले में दिक्कत आ गई, क्यों, क्या कह रहे हो, स्टॉक रिजर्व कैसे बनाएंगे, पर ट्रेडिंग तो बन गया होगा, नेट प्रॉफिट भी निकल गया होगा, कंसोलिडेटेड में दिक्कत आएगी ना। क्या हो गया, हाँ जी, जीपी बताओ भाई आप तो। 1 लाख, $1,14,000 ये क्रॉस प्रॉफिट एक्स का, वाई का 96, जेड का 717। हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन वाला 63,880 3,660 20। हाँ जी, बोलो भैया, अब ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन क्या हो गया। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक 75,780 48,000 40,000, परचेज 281,400 161,200 88,800, फिर सेल्स 3,60,000 270 180, देन बाय ट्रांसफ़र एक्स के अंदर कितना 21,400, वाई में 1,200 और जेड के अंदर 2 ट्रांसफ़र, ये 21,400 भी आएगा और 1,200 भी आएगा। कल नोट लिखाया हुआ था, कुछ नहीं कह रखा हो तो सेल्स परचेज जो क्वेश्चन में दी हुई है उसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र इंक्लूड नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखो थ्योरी में लिखा हुआ है और कल वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था अपन ने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 90,160 34,960 43,180। अच्छा, ट्रेडिंग में आने लायक कोई खर्चा है क्या भाई, नहीं है, तो बस जीपी आ जाएगा, चेक करो भाई।
बोलो। बताओ, ये जो 21,400 और 1,200 रुपया है, ये कॉस्ट है कि सेल वैल्यू है? क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ ही है जी भाई। उससे ज़्यादा तब क्या लिखा है? गुड्स विथ अ ट्रांसफ़र प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे ट्रांसफ़र किया, मतलब सेल वैल्यू। ठीक है, हाँ जी। तो ये जीपी सही है क्या भाई? उसके बाद खर्चे तो किस रेशियो बांटने दिए भाई हैं? हाँ जी, तो नेट प्रॉफिट चेक कर लीजिए। मिल रहा है भाई? कितने जनों क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, जब तो ठीक ही होगा। हाँ, आप कंसोलिडेटेड पी एंड एल बाई नेट प्रॉफिट एक्स वाई जेड कितना? 63, 880, 49, 660, 20,000, 580। टू पार्टनर्स रेमुनरेशन जी, बी और टी। हाँ, 50-50% दे दो भाई। कितना? 31, 940, 24, 830, 10,000, 290। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। हाँ भाई, अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक्स सेलर है, वाई भी सेलर है, जेड कौन है? बायर है। तो अपने को किसके स्टॉक पे ध्यान देना है? एक्स और वाई के स्टॉक पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? एक्स और वाई ने जो भी माल खरीदा बाजार से खरीदा। जेड आप कहेंगे कि मार्केट से भी खरीदता और एक्स और वाई से भी खरीदता है। और जेड का जो क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में क्वेश्चन ने मना कर दिया, इसमें एक्स और वाई का कोई गुड्स नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें क्वेश्चन ने लिख दिया कितने का गुड्स पड़ा है भाई? 17,100 रुपये का, जो किस पे वैल्यूड है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र प्राइस पे। अच्छा, ये नहीं भी लिखे ना, जेड के लिए 17,100 सेल प्राइस नहीं है, जेड के लिए 17,100 कॉस्ट है। भाई आपने मुझे कुछ गुड्स बेचा, वो आपकी सेल वैल्यू है, मेरे लिए तो क्या है? कॉस्ट। जेड जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाता है तो जेड को ये गुड्स जो मिला है वो बेचने वाले की सेलिंग प्राइस है, उसकी तो ये क्या है? कॉस्ट। तो ऑब्वियसली अब इसका जब वैल्यूएशन करेगा वो तो ये कहेगा ना, मेरे को मिला ही इतने में, तो वैल्यू भी क्या करेगा? उतने में करेगा। अच्छा, अगर जेड इसका वैल्यूएशन ही कॉस्ट पे कर दे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो फिर स्टॉक रिजर्व बनाने का काम ही खत्म हो जाता है। स्टॉक रिजर्व इस चैप्टर में बनाते ही इसीलिए हैं क्योंकि जो खरीदने वाला डिपार्टमेंट है वो तो कहेगा मैंने इतने में ख़रीदा, वैल्यू इतने पे ही करूँगा। क्यों? वो अगर इसका वैल्यूएशन कम कर देगा तो उसके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर अब ये 17,100 क्या है? इन दोनों की सेल वैल्यू। हाँ, प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ भाई? 20% ऑन सेल प्राइस कितना? 3,420। तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 3,420। अब आप कहेंगे इसमें एक्स वाला कितना है, वाई वाला कितना है? भाड़ में गया, अपने को क्या करना है? अपने को स्टॉक रिजर्व से मतलब है। अच्छा, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, चाहे दोनों का इक्वल हो अनइक्वल हो, अमाउंट तो यही रहेगा 3,420। तो अगर ब्रेकअप नहीं दिया है तो वी डोंट नीड इट। प्रॉब्लम कब होती? जब एक्स का अमाउंट अलग होता, वाई का अमाउंट अलग होता, ओके, जीपी रेट अलग होती। हाँ जी, फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो भी जी, बी और टी में 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे। हाँ, कितना बचा भाई नेट प्रॉफिट टोटल? 63,640। हाँ जी, जिसको भी कुछ डाउट्स हो पूछ लो भाई। अरे ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी दिया था ना? 4 और 5 तक दिया था, 4 तक ही दिया था, ओके। देखिए, हाँ, क्वेश्चन 4 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ बी एंड पाई, prepare departmental trading account, general profit and loss account for the year ending 31st October 19 and a balance sheet on that date after adjusting unrealized department profits if any। ये लाइन नहीं भी लिखता
तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है जिसको अपन स्टॉक रिजर्व बोलते हैं वो तो इस चैप्टर में बाय डिफ़ॉल्ट कर ही रहे हैं। नाउ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ आपको, कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक ए बी, परचेज ए बी, सेल्स ए बी, जनरल एक्सपेंस, ये कॉमन एक्सपेंस दिए हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स, बैंक, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए 1,30,000 का है, विच इंक्लूड्स गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। हाँ, ए के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें बी से जो गुड्स आया वो जुड़ा हुआ है कितने का, 40,000 रुपीज़ का, एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। तो क्वेश्चन से इज डिपार्टमेंट ए के पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। हाँ, तो डिपार्टमेंट ए के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 1,30,000। इसमें से डिपार्टमेंट बी वाला गुड्स कितना है, 40,000, और ये 40,000 कॉस्ट पे है। किसकी कॉस्ट पे, किसकी कॉस्ट पर है, दोनों लिखा हुआ है क्वेश्चन में भाई, एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए कौन है, बायर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के पास क्लोजिंग स्टॉक में बी का माल पड़ा है जिसकी 40,000 की कॉस्ट, बी की कॉस्ट नहीं है, ए की कॉस्ट है। खरीदने वाले की तो कॉस्ट ही होती है, बेचने वाले की क्या होती है, सेलिंग प्राइस। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा ही था, तो इस पे स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। सिमिलरली बी का क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000 है, इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम ए 90,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। बी के पास दूसरे डिपार्टमेंट का गुड्स पड़ा है और वो बी की कॉस्ट इतनी है, मतलब अगेन बेचने वाले ए की तो क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो दोनों पे स्टॉक रिजर्व बनेगा। सेल्स ऑफ, हाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 की, इसकी सेकंड पॉइंट, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ए इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट बी ऑफ वैल्यू 2 लाख रुपीज़ एंड सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट बी इंक्लूड्स, वर्ड इंक्लूड्स को अंडरलाइन कर देना दोनों जगह। तो क्वेश्चन कह रहा है ऊपर जो आपको 20 लाख और 32 लाख की सेल दी हुई है उसमें ए ने जो बी को गुड्स ट्रांसफ़र किया, बी ने जो ए को ट्रांसफ़र किया, वो इंक्लूडेड है एट कॉस्ट टू, क्या लिखा है भाई, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब परचेजर या सेलर, मैंने तो पूछा परचेजर या सेलर, अब कोई कह रहा है रिसीवर, कोई कह रहा है बायर, सब नए नए नाम निकाल रहे हो हैं जी। हाँ तो ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफ़र करने वाला, बेचने वाला, ट्रांसफरी मतलब ट्रांसफ़र लेने वाला, ठीक है, दैट इज़ बायर, परचेज़र। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए की सेल्स बी की सेल्स में ये माल जुड़ा हुआ है एट कॉस्ट टू ट्रांसफरी, खरीदने वाले की कॉस्ट पे। तो खरीदने वाले के लिए तो हमेशा ही वो चीज़ क्या होती है, कॉस्ट। मतलब देखिए क्वेश्चन इस चैप्टर में कुछ नहीं है, घुमा फिरा के बस लैंग्वेज में कहीं कंफ्यूज हो गए, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं, अरे कॉस्ट पे है, चलो आराम हुआ, स्टॉक रिजर्व नहीं बनाना है। अरे भाई कॉस्ट किसकी है ये तो देखो, बेचने वाले की अगर कॉस्ट हो, मतलब अगर क्वेश्चन कहते हैं कि बेचने वाले की कॉस्ट पे ट्रांसफ़र हुआ है, तब तो आप कहेंगे बेचने वाले ने कॉस्ट पे ट्रांसफ़र किया, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है खरीदने वाले की कॉस्ट पे, खरीदने वाले के लिए तो हमेशा कॉस्ट ही होती है, इसका मतलब प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। पर अब पॉइंट ये है, ऊपर ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है सेल्स में अमाउंट जुड़ा हुआ है। तो माई क्वेश्चन इज, जब सेल्स में ट्रांसफ़र जुड़ा हुआ है, बाकी तो अभी मैंने आपको कहा था, कल लिखवाया हुआ भी था कि कुछ नहीं कह रखा हो तो हम सेल परचेज में क्या मानेंगे, ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड, वो अलग है। इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कह रहा है सेल्स में जुड़ा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या परचेज में भी जुड़ा हुआ होगा। हाँ जी भाई, सेल्स में तो जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ सेल्स की बात कर रहा है। माय क्वेश्चन इज क्या परचेज में भी इंक्लूडेड होगा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सेल्स में जुड़ा हुआ है इसलिए।
नहीं होगा। कितने लोगों को लगता है कि सेल्स में जुड़ा हुआ है तो परचेज में भी जुड़ा हुआ ही होगा, और कितने लोग कहते हैं खाली सेल्स की बात कर रहा है, परचेज की बात थोड़ी कर रहा है। और बाकी लोग अभी सोच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ जवाब देने में डर क्यों लगता है भाई? हैं भाई, इज्जत भी ख़राब हो रही है तो इकट्ठी हो रही है, कोई अकेले की तो हो नहीं रही है। और आप ऐसा समझते ही क्यों भाई इज्जत ख़राब हो रही है? ठीक है, ये सब सोचने का ही नहीं। सीए ज्वाइन कर ली उस दिन से ये सब विचार त्याग देने का। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेती रहती है इज्जत तो, है जी। हाँ, और कोई बुरा भी नहीं मानता है भाई, क्यों, सबकी गई हुई होती है इसलिए। ठीक है, हाँ, तो आप घबराओ मत, जवाब दो। हाँ, हाउ मैनी ऑफ यू से कि परचेज में इंक्लूडेड होगा? ओके, कुछ लोग बड़े हैं। एंड हाउ मैनी से इंक्लूडेड नहीं होगा? अच्छा, ये कुछ लोग दोनों में याद खड़ा करें ऐसा लग रहा है मेरे को। है जी। हाँ, आपने कहा अब इज्जत की तो बात ही छोड़ दी, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? नाउ लिसन, ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है सेल्स में हमने वो ट्रांसफ़र भी जोड़ा है, तो एंट्री की होगी कुछ तो, क्यों ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है। तो अगर क्रेडिट में जोड़ा है तो सिर्फ एक क्रेडिट साइड में जोड़ के छोड़ दो, ट्रायल बैलेंस मिलेगा क्या? मान लो एक्सटर्नल सेल्स करी, उसकी तो एंट्री हुई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इधर तो डेटर में आ गया, उधर सेल्स में चला गया। अब आप कहोगे हमने इंटरनल वाला भी जोड़ दिया इसमें, तो इधर जोड़ा है तो सामने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर सेल्स में जुड़ा है तो डेफिनेटली परचेज में जुड़ा होगा। अच्छा, एंट्री सिंपल है, परचेज। यहाँ पे कितने परचेज अकाउंट है? देखो ट्रायल बैलेंस में देखो भाई, परचेज के कितने अकाउंट है? 2। डिपार्टमेंट ए का अलग, बी का अलग। भाई देखिए, जब 2 डिपार्टमेंट्स होंगे, सुनिए, वैसे अपन ग्रुप 2 में एक एएस करेंगे, AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्टिंग भी होता है, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, रिक्वायर्स दोज कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है टू प्रिपेयर अ सेगमेंट वाइज रिपोर्ट। और सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब वही हो गया डिपार्टमेंटल रिपोर्ट। और उस डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग में ओके, उनको डिपार्टमेंट वाइज काफ़ी सारी डिटेल देनी होती है। ये समझ लो सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, खर्चा कितना है, एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। तो अब वो रिपोर्ट अगर किसी कंपनी को बनानी है तो ईयर एंड में देखिए एएस को याद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पे कोई एएस एप्लीकेबल है तो उसकी रिपोर्ट तभी जनरेट हो सकती है जब आपका अकाउंटिंग सिस्टम भी उसको क्या करता हो, सपोर्ट करता हो। ओके, तो सपोज कंपनी हैज़ 5 डिपार्टमेंट्स और उसको डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पेनल बनाना, इस चैप्टर की ही बात करूं, और अगर आपका सेल परचेज अकाउंट एक ही है और ईयर एंड में आपको कहें कि आप डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पेनल बनाओ, आप कहेंगे डिपार्टमेंट वाइज परचेज, आपने कहा मैंने तो एक ही परचेज अकाउंट रखा हुआ है। अब क्या बैठ के साल के एंड में अलग अलग ढूंढने निकालोगे, हाँ ये बिल इसका, ये बिल इसका, ये बिल इसका, अगर वो करने बैठेंगे 4 महीने रिपोर्ट तैयार नहीं होगी। ओके, और सिर्फ परचेज ही अलग थोड़ी करनी है, सेल्स भी अलग करनी है, स्टॉक्स भी अलग करने हैं, दूसरी भी कई सारी चीज़ें अलग करनी पड़ सकती है। तो ऐसी कंपनीज जिनको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करनी है, या अपन जैसे एक चैप्टर करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग करनी है, उनको अपना अकाउंटिंग सिस्टम मॉडिफाई करना पड़ता है। अकाउंटिंग सिस्टम मॉडिफाई करने का मतलब सिर्फ एक परचेज अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट से काम नहीं चलेगा। वो डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, परचेज अकाउंट खोलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स अकाउंट खोलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस अकाउंट खोलेंगे। और जब हर इनकम, एक्सपेंस, एसेट, ये आप कह दो, उसके आगे पीछे नाम के अगर आपने उस डिपार्टमेंट का नाम भी ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अच्छा, रियल लाइफ में तो सेल्स के आप लोगों ने तो 2-3 अकाउंट ही नाम सुने, एक कैश सेल्स अकाउंट, एक क्रेडिट सेल्स अकाउंट, एक अभी पिछले चैप्टर में इनका हायर परचेज का सेल्स अकाउंट भी खोल देते हैं। इट्स नॉट सफिशेंट। अब अगर जीएसटी की बात करूं, कोई बिज़नेस में अलग अलग जीएसटी रेट की एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, किसी पे मान लो 3% है, किसी पे 8 है, किसी पे 12 है, किसी पे 15, 18 है, वॉट एवर इट मे बी। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर कन्वीनियंस वो क्या करते हैं,
सेल्स अकाउंट जितनी जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग खाता खोल देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, मंथ एंड में रिस्पेक्टिव सेल्स की अमाउंट आ जाएगी कि अच्छा 18% वाली सेल्स जीएसटी वाली इतनी हुई, तो उस पर जीएसटी का कैलकुलेशन उनके लिए क्या हो जाएगा, आसान। नहीं तो बैठ के एक कि भाई कौन से जीएसटी रेट वाले कितनी कितनी सेल्स करी। ओके, सो दैट वे द अकाउंटिंग सिस्टम इज़ मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट हेल्प्स इन माई administration of business as well as preparation of reports as well as tax compliance. Okay, so this is what is the way the accounting is done. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे परचेज के भी दो अकाउंट है, सेल्स के भी दो अकाउंट है। तो सेल्स में डिपार्टमेंट ए भी है, डिपार्टमेंट बी भी है, परचेज डिपार्टमेंट ए भी है, डिपार्टमेंट बी भी है, मतलब इनके दो अलग अलग लेजर अकाउंट खुले हुए हैं। अब ए ने बी को माल बेचा तो डिपार्टमेंट ए की क्या हो गई, सेल्स, डिपार्टमेंट बी की क्या हो गई, परचेज। तो ऑब्वियसली एंट्री क्या होगी, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट बी डेबिट टू सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ए। तो जैसे ही एंट्री हुई, हाँ, ए की सेल्स में अमाउंट ऐड हुआ तो बी की परचेज में अमाउंट ऐड होगा, और ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एंट्री हम कर चुके हैं, मतलब सेल्स में जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली सामने की तरफ परचेज में जुड़ा हुआ होगा। हाँ, तो आप कहेंगे फिर तो हमेशा ही एंट्री हुई होगी, हमने वो अजम्पशन क्यों माना कि कुछ नहीं कह रखा हो तो हम मानेंगे सेल परचेज में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन इंटरनल ट्रांजैक्शन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई कैश बैंक इन्वॉल्व होता नहीं है, इसमें कोई डेटर क्रेडिटर इन्वॉल्व होता नहीं है। तो इस चैप्टर में जब स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन यही है कि ये सेल परचेज जो दी हुई हो तो कौन सी वाली है, एक्सटर्नल वाली। इंटरनल वाली सेल परचेज इंक्लूडेड नहीं है, कि उसको एंट्री करने का तरीका भी मॉडिफाई किया जा सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी मैं सेल परचेज में ही ऐड करूँ, आई कैन हैव अ सेपरेट अकाउंट, इंटरनल सेल्स एक्सटर्नल सेल्स का अकाउंट भी क्या कर सकता हूँ, अलग अलग। आप कहीं वो क्यों अलग अलग करेंगे, वो ज़रूरत भी है, अलग अलग करना भी पड़ेगा। क्यों कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल परचेज है ही नहीं। अगर मैं जीएसटी की बात करूँ, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को दिया तू बेच देना, बिल तो कंपनी का ही घटेगा, ठीक है, तो सिर्फ उनका इंटरनल पर्पस है। सेकंड, इवन सेग्रीगेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स इज रिक्वायर्ड इन माय ट्रेडिंग अकाउंट। अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, इंटरनल एक्सटर्नल को हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग। इवन AS 17 जब अपन पढ़ेंगे उसमें भी सेल्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल सेल्स कितनी थी और इंटरनल कितनी थी। तो इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट यही मानते हैं कि क्वेश्चन है जो सेल परचेज दी है वो कौन सी वाली, एक्सटर्नल। पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, सेल्स में अमाउंट क्या है, जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली परचेज में भी अमाउंट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, opening stock of goods includes value of 15 and 25,000 taken from department B and department A। हाँ, B से लिया तो मतलब है किसके पास, ये A के पास, और जो A से लिया वो किसके पास है, रिस्पेक्टिवली एट कॉस्ट टू ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफरर कौन होता है, सेलर। क्वेश्चन कह रहा है सेलर की कॉस्ट पे है। सेलर की कॉस्ट का मतलब इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व नहीं बनेगा। अंडरलाइन कर दो ये वर्ड, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। क्लियर। डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाई 5%, फर्नीचर बाई 10% पर एनम। हाँ जी, किया है क्या क्वेश्चन, शुरू करो। हाँ जी, हाँ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यस, हाँ, दो कॉलम, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए आपको स्टॉक रिजर्व में डाउट भी है,
तो ट्रेडिंग पीनल तो बना लो, पंगा तो कंसोलिडेटेड में ही आएगा, आधे नंबर जितना काम तो हो ही जाएगा। और स्टॉक रिजर्व भी कुछ तो करोगे ही, है जी। तो इंक्लूडेड है तो आराम हो गया ना। एडजस्टमेंट मतलब वो चलेगा, अपन ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग, ख़त्म हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन तो उल्टा आराम करके दे रहा है, ये लो साहब, आपको अलग से जोड़ना भी नहीं। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कितना कितना है? 30,000, 40,000। परचेजेस ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स, कितना? 10 लाख और 15 लैक्स। सेल्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स, कितना है भाई? 30, 20 लैक्स, 32 लैक्स। क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000, 260। हाँ, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, गेट द ग्रॉस प्रॉफिट 11 लाख रुपीज़, 19,20,000। अच्छा, इसमें तो डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग ही बनेगा, क्योंकि खर्चे तो कुछ डिपार्टमेंट वाइज है ही नहीं। तो अब सीधा कंसोलिडेटेड P&L बाई ग्रॉस प्रॉफिट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, 11 lakhs, 19 lakh, 20,000। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 14 लाख रुपीज़। तो लगाऊंगा ना ऊपर, फिर ए और बी में कैसे बांटूं? ठीक है। हाँ भाई, हर चीज़ का बंटवारा मत करो जी ज़बरदस्ती। हाँ ठीक है। हाँ, डेप्रीसिएशन किस किस पे लगाना है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना? 62 बस। फर्नीचर 2,500। हाँ ठीक है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बनाना है क्या? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक में जो गुड्स एक दूसरे के पास पड़ा है वो बेचने वाले की कॉस्ट पे है। बेचने वाले ने अगर कॉस्ट पे दिया है मतलब प्रॉफिट उसमें है ही नहीं, नील। हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स पड़ा है, क्वेश्चन कह रहा है वो खरीदने वाले की कॉस्ट पे है, तो खरीदने वाले का मतलब तो बायर हुआ, इसका मतलब सेलर ने तो प्रॉफिट जोड़ा ही होगा, तो स्टॉक रिजर्व चाहिएगा। हाँ जी, तो अब पहले कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। हाँ, डिपार्टमेंट ए 11 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, 20 लाख की सेल्स है, 55% ऑफ सेल्स। डिपार्टमेंट बी 19,20,000 का प्रॉफिट है, 32 लैक्स की सेल है, 60%। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। नाउ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, so डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, टोटल क्लोजिंग स्टॉक ए के पास 130 का है, बी के पास 260 का है। हाँ, नाउ गुड्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हाँ, ए के पास बी का गुड्स कितना है भाई? क्वेश्चन में लिखा है 130 में 40,000 जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट का, यानी कि ये किसका है भाई? बी का। और बी के पास जो गुड्स है उसमें 90,000 गुड्स है जो किससे आया है? फ्रॉम
ए, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई जीपी रेट। पक्का? क्लियर? 60? ठीक है, इसलिए अच्छा से याद रहता है ना भाई। बाकी मैं कल बता देता था, आज आधे जाने फिर गलती करते, नहीं कल पचीड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो हाँ बोलो भाई। 24,000, 49,500। So to closing stock reserve, Department A, Department B, 24,000, 49,500, 73,500। हाँ, फिर नेट प्रॉफिट निकाल लो कितना? 15,37,750। फिनिश्ड एवरीवन? बैलेंस शीट पूछिए क्या? मैं ध्यान नहीं दिया है जी। शुरू करो भाई। बैलेंस शीट, टी फॉर्म। हाँ, बैलेंस शीट भी पूछिए भाई, बनाओ फटाफट। हाँ, कंपनी थोड़ी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल, इनर कॉलम 3 लाख, एड नेट प्रॉफिट, हाँ कितना है भाई? 15,37,750, लेस ड्राइंग्स 2,80,000। आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट निकाल लो, वो जो भी आ रहा है। कितना? 15,57,750। हाँ, लाइबिलिटीज़ में उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, लिखो भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ 1 लाख। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में तो बस ये दो ही हैं। हाँ, एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम 1,25,000, लेस डिप्रिसिएशन 6,250। तो आउटर कॉलम में हाँ जी 1,18,750, 1,18,750। हाँ जी, फर्नीचर कितना? 25,000, लेस डिप्रिसिएशन 2,500, 22,500। नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद में तो डेटर्स 2 लाख रुपीस, कैश एंड बैंक 10 लाख रुपीस। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक सुनो भाई ध्यान से। डिपार्टमेंट ए, इनर कॉलम 1,30,000, डिपार्टमेंट बी, इनर कॉलम 2,60,000। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक सब पहले इनर कॉलम में आएंगे, लेस स्टॉक रिजर्व। हाँ, स्टॉक रिजर्व अपन ने टोटल कितना बनाया भाई?
500। तो इनर कॉलम में 1,30,000, 2,60,000 माइनस 73,500। हाँ जी, तो आउटर कॉलम में है जी, अच्छा 3 लाख सुना ही नहीं दिया, 3,16,500, 3,16,500 बस टोटल मिला लो। तो स्टॉक रिजर्व समझ में आ गया भाई कैसे प्रेजेंट होएगा, स्टॉक में से माइनस करके। हाँ चलिए अभी नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन कितना 1 और 2 हो गया था। ओके हाँ, क्लास असाइनमेंट थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। Green and Company has two departments P and Q. Department P sell goods to Department Q at normal selling prices. तो P Q को माल देता है और क्वेश्चन ने साफ साफ लिख दिया है सेलिंग प्राइस पे ही देता है, मतलब प्रॉफिट जोड़ के। From the following particulars, prepare departmental trading P&L account and also ascertain net profit to be transferred to balance sheet. हाँ, नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट का मतलब जो हम कंसोलिडेटेड P&L बनाते हैं वो स्टॉक रिजर्व कॉमन एक्सपेंसेस सब लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है, अभी भी इस पिछले क्वेश्चन में कैपिटल में क्या किया है वही ऐड किया है, दैट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। नाउ डिपार्टमेंट P एंड Q ओपनिंग स्टॉक परचेज गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट P, Q वाले में लिखा है 7 लाख का, मतलब P ने Q को कितने का गुड्स ट्रांसफ़र किया है भाई 7 लाख। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आगे कुछ लिखा हुआ नहीं हुआ तो बाई डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि ये ट्रांसफ़र इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अलग से है ना भाई, इन्फॉर्मेशन ही जब अलग से दी हुई है तो डेफिनेटली इंक्लूडेड नहीं है। देन वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। Following expenses incurred for both the departments were not apportioned between departments. Salary, advertisement, general expense, depreciation लगाना है 25% on machine value of 48,000। 48,000 की मशीन है, 25% मतलब 12,000। Advertisement expense are to be apportioned in turnover ratio. Salary 2:1, depreciation 1:3 between department P and Q. जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन 3:1 रेशियो। शुरू हो जाओ भाई। हाँ जी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हाँ जी, so department P and Q. Opening stock 1 lakh nil. Purchases 23 lakhs and 2 lakhs. Wages 1 lakh 1,60,000. Sales 23 lakhs 15 lakhs. बाई ट्रांसफ़र, हाँ, P ने Q को कितने का गुड्स ट्रांसफ़र किया 7 लाख टू ट्रांसफ़र 7 lakhs.
By closing stock, ₹5 lakh, ₹1,80,000. यस, हाँ ट्रेडिंग में तो और कुछ नहीं आएगा भाई. सो गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. 10 lakh, 620. By gross profit 10 lakhs 620. आप कुछ खर्चे तो अलग अलग दिए हुए हैं. सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000, 1,40,000. हाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000, 16,000. हाँ, सैलरीज क्वेश्चन ने कहा है 2:1 में बांट दीजिए भाई. 1, हाँ ये 2:1 के हिसाब से 180 एंड 90,000. एडवर्टीजमेंट, हाँ सेल्स के रेशियो में बांटना है. हाँ जी, तो सेल्स क्या माने भाई 23:15, या ये सेल में ये जोड़ के 30:15. थोड़ा लॉजिकली सब तरह से सोच के फिर बताओ भाई. 23:15 या 30:15. इंटरनल नहीं जुड़ेगा क्यों? आप कहेंगे लॉजिकली ए पी अगर क्यू को माल बेचना है, नहीं पहले मेरा टीवी ऐड देख फिर माल खरीदना. तो प्रैक्टिकली तो एक्सटर्नल सेल्स का रेशियो ही होना चाहिए कितना 23:15. हाँ, फिर भी नोट जरूर लगाएंगे अपन के टर्नओवर का मतलब अपन ने एक्सटर्नल सेल्स का रेशियो लिया है. हाँ बांटो भाई थोड़ा सा. 474, 526. हाँ, एडवर्टीजमेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस. हाँ, जनरल एक्सपेंस कौन से रेशियो में है? 3:1. सो इट विल बी 6 lakh rupees एंड 2 lakh rupees. डेप्रिसिएशन 1:3 का रेशियो. अच्छा 48,000 की मशीन है, 25% से 12,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, 3,000 और 9,000 रुपये. हाँ, नेट प्रॉफिट भी निकाल लो. कौन सा? 129,474, 132, ठीक है भाई.
कंसोलिडेटेड P&L भी बना लो। बाय नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट P, डिपार्टमेंट Q, 132, 526, 129, 474। हाँ, खर्चे तो कुछ बचे नहीं हैं, सब अपन ने पहले ही बांट दिए। अब तो बस स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट आना है। हाँ, हो गया भाई यहाँ तक। अब हाँ, वर्किंग नोट पहला लिखो। एक तो एडवर्टीज़मेंट वाला लिखना है ना, सेल्स रेशियो हमने एक्सटर्नल सेल्स वाला लिया है। लिखिए, सेल्स रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, sales ratio for distribution of advertisement expense has been considered to be ratio of external sales, has been considered to be ratio of external sales, that is 23:15, that is 23:15। अच्छा, अब स्टॉक रिजर्व की बात करें। हाँ, कौन किसको माल बेच रहा है भाई? पी क्यू को सेल कर रहा है, तो किसके स्टॉक पे नज़र डालनी है अपने को? पी पे तो कोई मतलब नहीं, क्यों पी तो जो भी खरीदता है बाज़ार से। क्यू के पास जो भी स्टॉक है, आप कहेंगे उस पर स्टॉक रिजर्व बनाना है। हाँ, क्यू के पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, झगड़ा ख़त्म, सिर्फ क्लोजिंग ही है। हाँ, तो क्यू के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000 का। हाँ, इसमें पी वाला गुड्स कितना है भाई? अरे बाप रे, क्यू के पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 180, इसमें डिपार्टमेंट पी वाला गुड्स कितना है और दूसरा कितना है? वो परसेंटेज दिया हुआ है क्या भाई? कि भाई हर क्वेश्चन में होता है ना ये, या अमाउंट दिया हुआ हो कि 1,80,000 में से 50,000 पी वाला है, या 20% है, 30% है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ जी, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए, हाँ अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्लोजिंग स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट का गुड्स कितना था, या तो एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया हुआ था या परसेंटेज में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में ना तो परसेंटेज दिया है ना एब्सोल्यूट अमाउंट दिया है, तब हम क्या माने और सॉल्व करें? सारा का सारा पी वाला ही है या बिल्कुल ही नहीं है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे? हाँ बोलो। हाँ जी, तो देखिए, जहाँ तक दो एक्सट्रीम अजम्पशंस है, एक बिल्कुल ही नहीं है, झगड़ा ख़त्म, नो स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड। एक है सारा वही है, पूरा स्टॉक रिजर्व बना लो। और तीसरा है कि नहीं, थोड़ा पी वाला होगा, थोड़ा दूसरा भी होगा। अब आप उसके लिए पहले ये तो चेक करो क्या डिपार्टमेंट क्यू बाज़ार से भी कुछ ख़रीदता है क्या? ठीक है, आप कहेंगे हाँ है ना, बाज़ार से भी तो ख़रीद रहा है वो, और पी से भी ले रहा है। ओके, तो इसका मतलब उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप कहेंगे उसमें कुछ मार्केट वाला गुड्स भी होगा, कुछ पी वाला भी होगा। रेशियो दिया हुआ नहीं है तो हम निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे रेशियो कैसे कंसिडर करें, तो हाँ, एक तो ये वाली परचेज़ है 2 लाख, एक ये वाली है 7 लाख, तो आप कहेंगे 2:7। वेजेस का क्या करूँ भाई? स्टॉक में वेजेस नहीं जुड़ती है? मैं पूछ रहा हूँ भाई, मतलब कोई रोल नहीं होता है। कॉस्ट शीट जब बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में सिर्फ मटेरियल ही आता है कि वेजेस भी आती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आता है? तो मतलब वही पूछ रहा हूँ, मतलब क्या क्या आता है, हैं? अकाउंट्स में भी स्टॉक के वैल्यूएशन के रूल्स के लिए वो कहता है रेफर कॉस्टिंग। हाँ भाई, आप सुनो भाई, सुनो ध्यान से। इफ़ आई अज्यूम कि ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तब तो 2:7। इफ़ आई से ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है, तो फिर
3.6:7। नहीं भाई देखो, क्यों ये इन तीनों को जोड़ूं तो क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई आप कहेंगे इस बार पी ने क्या काम किया, 2 लाख बाजार से खरीदा, 7 लाख उससे लिया, 9 लाख प्लस उस पर वेजेज इनकर करी, 1,60,000, टोटल कितना हो गया, 10,60,000। उस 10,60,000 में से कुछ तो माल बेच दिया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो आउट ऑफ 1060 1,80,000 का क्या पड़ा है स्टॉक। अब इस 1060 में से डिपार्टमेंट पी वाला कितना है, 7 लाख, तो प्रोपोर्शनेटली इसमें कितना होगा। ओके, व्हेन आई अज्यूम दिस इज फिनिश गुड्स, एंड इफ आई से नहीं रॉ मटेरियल ही है, तब तो फिर आप कहेंगे इसके अंदर 2:7 वाला रूल लग जाएगा। भाई अजम्पशन है, निखल लिखा हुआ थोड़ी भाई रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड्स है कि क्या है, ठीक है ना। तो भाई हाँ जी, अब ये तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स मैं नहीं बोलता, सीधा कहता नहीं सब जुड़ेगा, तो आप कहते थे हाँ सही है, ठीक है। हाँ शुरू करो, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन the proportion of department P's goods, proportion of department P's goods in closing stock of department Q, in closing stock of department Q is not given in question, is not given in question. Next paragraph. Assuming it is stock of finished goods, assuming it is stock of finished goods of department Q, we will segregate based on cost of production of current year, based on cost of production of current year। हाँ, अब अगली लाइन में लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओन कॉस्ट, खुद का खर्चा, एक तो परचेजेस वाला कितना 2 लाख, वेजेस वाला 160, हाँ टोटल कितना हुआ 360। देन ट्रांसफ़र फ्रॉम पी 7 लाख, टोटल इज 1060। तो इस बार डिपार्टमेंट क्यू में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आई है 10,60,000 रुपये, उसमें खुद का खर्चा 3,60,000 है, और पी वाला गुड्स कितना है 7 लाख। सो देयरफॉर प्रपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट पी गुड्स, हाँ पी के गुड्स का प्रपोर्शन कितना हो गया, यू विल से 7 लाख अपॉन 10,60,000। सो देयरफॉर प्रपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट पी इन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू में पी वाले गुड्स का प्रपोर्शन कितना होगा। तो अगर 10,60,000 में 7 लाख रुपए है तो 1,80,000 में कितना होगा, तो विल से 1,80,000 इंटू 7 लाख अपॉन 10,60,000। 1,18,868। हाँ, जीपी रेट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पी या क्यू। तो ये डिपार्टमेंट पी का गुड्स है जो क्यू के पास पड़ा है। जीपी किसने जोड़ा हुआ है, पी ने। हाँ, पी का जीपी रेट निकालो भाई,
10 lakhs divided by 23 plus 7 lakhs, 1/3 हो गया, 33 मतलब वही 1/3। तो स्टॉक रिजर्व कितना चाहिएगा भाई? 623 39,623। ओके, तो कुल मिला के स्टॉक रिजर्व छोड़ना नहीं है। रेशियो दे दिया, बढ़िया, नहीं दिया आप कहेंगे हम निकाल लेंगे, और अपने को बाय डिफ़ॉल्ट फिनिश गुड्स ही मानना है। क्लियर? क्या अपन अब कॉस्टिंग में अगला चैप्टर करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें भी ये चीज़ वापस से काम आएगी। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, एक प्रोसेस दूसरे को प्रॉफिट जोड़ के जोड़ता है, देता है, तो वहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट का स्टॉक रिजर्व। ठीक है, हैं? हाँ, कंसोलिडेटेड पीरियड में लिखो भाई 39,623, ये हो गया स्टॉक रिजर्व, फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। Okay, yes, clear, understood. Now tell me, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। सपोज़ यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी होता 50,000 का, और उसके बारे में कोई डिटेल नहीं होती कि इसमें पी वाला कितना, दूसरा कितना। इसमें तो ओपनिंग था ही नहीं, झगड़ा ख़त्म हुआ। ओपनिंग होता तो फिर क्या करते? नहीं, पर पी वाला कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? तो अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर हम ओपनिंग में भी यही मानते हैं कि लास्ट ईयर भी यही प्रोपोर्शन रहा होगा, और लास्ट ईयर का जीपी रेट भी यही रहा होगा। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, लास्ट ईयर का जीपी रेट भी तो चाहिए। जीपी रेट अगर लास्ट ईयर का अलग से नहीं दिया हो, याद हो तो कल अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, क्लोथ और रेडीमेड, उसमें लास्ट ईयर का जीपी रेट भी दिया हुआ था, तो अपन ने ओपनिंग में काम लिया, करंट ईयर वाला जीपी रेट क्लोजिंग में काम लिया। और जीपी रेट अगर अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग में भी वही जीपी रेट, क्लोजिंग में भी वही। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड थिंग, स्टॉक का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, तो जो क्लोजिंग में हम रेशियो काम लेंगे वही कहाँ पे ले लेंगे? ओपनिंग में। और उसमें आप एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो, दो कैलकुलेशन अवॉइड की जा सकती है, इट इज़ अलाउड। जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, तब आप क्या करोगे? 1,80 पे मेहनत करोगे, फिर वापस 30,000 पे मेहनत करोगे। अच्छा, 30,000 में भी सारा ये कैलकुलेशन सेम ही रहना है, तो दो बार नहीं करके आप सीधा क्या कर दीजिए? 1,50,000 पे। 1,50 क्या है भाई? इंक्रीज इन स्टॉक। 30,000 था, अभी बढ़ के 1,80 हो गया, क्योंकि मैं 30,000 का इधर लिखूंगा, 1,80 का इधर लिखूंगा। उसका जहाँ नेट जो एडिशनल स्टॉक रिजर्व बनाना है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, कि एडिशनल स्टॉक रिजर्व रिक्वायर्ड। तो इंक्रीज इन स्टॉक कितना है? 1.5 लाख। बस 1.5 लाख पे सीधा ये वाली कैलकुलेशन कर ली और ये कर दिया, पिनल अकाउंट में आंसर वही रहता है। क्योंकि चाहे आप इंक्रीज बनाओ, चाहे ओपनिंग वाला लिख के वापस क्लोजिंग वाला बनाओ, कैसे भी किया जा सकता है, बोथ आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। हाँ, पर अगर रेशियोज अलग अलग हो, जीपी रेट्स अलग अलग हो, तब तो ओपनिंग का अलग कैलकुलेशन होगा, क्लोजिंग का कैलकुलेशन अलग होगा। सेम है, ये शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, थ्योरी में लिखो। If proportion of goods received from other department, in opening and closing stock, proportion of goods received from other department in opening and closing stock of transferee department, that is ब्रैकेट में लिख देना, परचेजर, in opening and closing stock of
ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे खरीदने वाला कौन है, क्यू। क्यू के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट से गुड जो आया है उसका प्रपोर्शन अगर क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है, ये लिखवाया, इफ प्रपोर्शन ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट इज नॉट गिवन, आगे लिखिए इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, देन we assume it on the basis of cost of production of current year, on the basis of cost of production of current year, that is हाँ, वो रेशियो कैसे निकलता है अगली लाइन में लिखिए, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई, हाँ इसको डिवाइड किससे करेंगे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट प्लस ओन कॉस्ट, भाई गुड्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट प्लस ओन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती कैसे, ये 10,60,000 कैसे आया, खुद का खर्चा प्लस दूसरे का, और ये रेशो कैसे आया, दूसरे से गुड्स कितना आया, डिवाइडेड बाई खुद की कॉस्ट प्लस दूसरे का गुड्स, सो गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट प्लस, हाँ डिनोमिनेटर में ओन कॉस्ट, तो डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हैं भाई, रेशियो तो ऐसे निकलता है ना भाई, 2:5 का मतलब क्या होता है 2/7, वो 2/7 कैसे हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 2 + 5, तो खुद की खर्चा प्लस दूसरे का खर्चा, ठीक है, इस तरह से रेशियो काम आ जाएगा। रेफरेंस के लिए लिख दो क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। हाँ, ओपनिंग में भी यही काम आएगा, क्लोजिंग में भी यही काम आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5, 6